एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को कवर किया था जिसमें आइडियल गैस और रियल गैस को पढ़ाया गया था। आज से हमारी ये सेकंड यूनिट शुरू हो रही है जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये पहला लेक्चर। तो बच्चों, ये जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है ये होता क्यों है? तो क्लास 11th में आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें फ्लूइड के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। यानी ऐसे जहाँ पर जो लिक्विड था वो एक जगह रुका रहता था, जहाँ पर आपने लिक्विड प्रेशर पढ़ा, सरफेस टेंशन पढ़ा, है ना, और उसके बाद लिक्विड फ्लो होने लगा तो उसमें आपने फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ा। वहाँ एक टर्म आया विस्कोसिटी, यानी श्यानता उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि लिक्विड में विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी के कारण ही जो है जो लिक्विड है इसे हम लिक्विड का गाढ़ापन भी बोल सकते हैं, ना। तो पहले क्या है, लिक्विड और गैस ये दोनों एक स्टेट फ्लूइड की ही क्या है, बाई स्टेट है ना। ये दोनों क्या है, फ्लूइड की ही बाई स्टेट है। बस क्या है कि ऐसे फ्लूइड्स जिनके पास क्या है वॉल्यूम फिक्स है वो क्या है, लिक्विड्स है, और ऐसे फ्लूइड्स जिनका वॉल्यूम फिक्स नहीं है वो क्या है, गैसेस हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हमें देखना है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस। तो कैसे क्यों होता है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अब ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या है, जो सिस्टम हम लोग पढ़े हैं वहां से देखते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ये इस तरह का एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिस्टम है एक, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस वाले कॉलम में लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, यानी H1 हाइट तक भरा है, रो डेंसिटी का लिक्विड, और इसमें क्या है, यहां पर वही रो डेंसिटी का लिक्विड H2 हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इस लेवल पर प्रेशर कितना, यानी इस लिक्विड कॉलम के कारण यहां बॉटम पर प्रेशर कितना पैदा होगा, इसकी तली पर कितना दाब उत्पन्न होगा, रो जी H2, है ना। और इसके कारण यहां पर कितना प्रेशर होगा, H1 के कारण रो जी H1, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये लिक्विड कॉलम के कारण पैदा होने वाला प्रेशर आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस सिस्टम की इन दोनों आर्म्स में क्या है, प्रेशर सेम नहीं है। तो क्या होगा, अब यहां पर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होगा, यानी यहां पर लिक्विड हाई प्रेशर से, ये देखो H1 बड़ा है तो मानी सी बात है कि जो P1 प्रेशर होगा वो ग्रेटर होगा, और ये जो P2 प्रेशर है ये लोअर होगा। तो जो मास है यानी लिक्विड, ये क्या होगा, फ्लो होना शुरू कर देगा कहां पर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है ना। ये क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों कॉलम्स में प्रेशर सेम ना हो जाए, यानी जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट फाइंड ना हो जाए। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब ये ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। अब इस ट्रांसपोर्ट के कारण क्या हुआ, मास यहां से यहां ट्रांसफर हुआ ना, जिसके कारण क्या हो गया, लिक्विड में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आई, विस्कोसिटी आ गई और चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया। तो वैसे ही क्या है, अब अगर एक गैसियस सिस्टम को लिया जाए, ये वो सिस्टम था जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं गैसियस सिस्टम। तो जो गैसियस सिस्टम है वो जब इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होता है तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट को अचीव करने के लिए क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना शुरू करता है। यानी कुछ चीज़ों का, जैसे मास का हो गया, मोमेंटम का हो गया, एनर्जी का, इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है सिस्टम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। और ये ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कब जाकर खत्म होता है, जब पूरा का पूरा सिस्टम किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको बार बार हम यूज करेंगे अपने ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को पढ़ने के लिए। तो देखिए बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग क्या है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं, और इलास्टिक मतलब रिजिड होंगे। तो आइडियल जो गैसेस होती हैं उनके लिए क्या माना गया कि इनके मॉलिक्यूल्स की जो टक्कर होती है वो कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। जबकि बाद में रियल गैसेस में देखा गया कि कुछ केसेस में ये जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है वो क्या होता है, इलास्टिक नहीं होता है, जिसके कारण एक्सप्रेशंस में करेक्शंस भी बाद में किए गए। और उसके बाद क्या है कि जब कोई गैस इनइक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, यानी साम्यावस्था की अवस्था में नहीं होती है,
तो वो क्या परफॉर्म करती है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। और ये ट्रांसपोर्ट किसका होता है गैसीय सिस्टम में, मास का, हीट का और मोमेंटम का, ठीक है। और इस ट्रांसपोर्ट के कारण जो हमारा सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस होती हैं, जैसे मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट से विस्कोसिटी आएगी, ठीक है। मास का ट्रांसपोर्ट यानी अगर सपोज करिए कि एक रूम में है कोई गैस, अब कोई गैस एक रूम से दूसरे रूम में जा रही है, ठीक है। एक रूम में प्रेशर ज्यादा है गैस का, दूसरे रूम में गैस का प्रेशर कम है, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ गैस का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्लो होने लगेंगे, तो इसको आप क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन होने लगा है ना, गैसों का विसरण। उसी तरीके से क्या है, हीट, जो गैस की लेयर्स होती हैं उनके टेम्परेचर अगर अलग अलग हैं तो उसके कारण क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे, जाने लगेंगे, जिसके कारण क्या होती है, कंडक्टिविटी पैदा होती है गैसेस में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के कारण पैदा हो रही हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है कि जब कोई गैसेस स्टेट क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट में यानी रैंडम स्टेट में होता है, तो वो रैंडम मोशन करता है, जिसको आप ब्राउनियन मोशन भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ब्राउनियन मोशन क्या होती है, ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में मॉलिक्यूल किधर भी जा सकता है और कितनी भी वेलोसिटी यानी किसी भी स्पीड से जा सकता है, ठीक है। और इस रैंडम मोशन के कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कोलिजन। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो मॉलिक्यूल होता है उसकी स्पीड वो कैसे चलता है, तो वो किससे चलता है, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है ना। यानी वेलोसिटी चेंज हो सकती है लेकिन स्पीड, वेलोसिटी का अमाउंट फिक्स रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और दूसरा पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये दो चीजें क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, ये कुछ हमारे फंडामेंटल थे जो कहां से लिए गए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो अभी जो आपने मेन चीज पढ़ी वो क्या पढ़ी, ये मॉलिक्यूलर कोलिजन। क्या पढ़ा है, मॉलिक्यूलर कोलिजन। और मॉलिक्यूलर कोलिजन में जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये सपोज करिए इस तरीके से गैस के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और एक मॉलिक्यूल आता है, इसको हिट करता है और उसके बाद वो यहां आकर के इसको हिट करेगा अगर, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v है, यानी इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये पाथ कैसा रहेगा, लीनियर रहता है, यानी स्ट्रेट लाइन में रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के टर्मिनोलॉजीज। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मीन फ्री पाथ। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी एक के बाद एक जो दूसरी, यानी दो क्रमागत कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो क्या कहलाती है, मीन फ्री पाथ। तो सपोज करिए कि ये मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी गैसियस सिस्टम में, ठीक है, यहां तक। अब कोई मॉलिक्यूल आ रहा है, एक मॉलिक्यूल, वो सबसे पहले आकर के इसको हिट करता है इस पोजीशन से, ठीक है। उसके बाद आकर के इसको हिट करता है, फिर आकर के इस मॉलिक्यूल को हिट करता है, फिर सपोज करिए इसको हिट करता है, यहाँ से इसको हिट करता है, इसके बाद इसको हिट करता है, फिर इसको हिट करेगा, फिर मान लीजिए दोबारा इसको हिट करता है, यहाँ से इसको हिट करता है, इसके बाद अगेन इसको हिट करेगा, यहाँ से ऐसे हिट करेगा। तो इस तरीके से जो क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन कितनी हो गई, एन कोलिजन में अगर इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी है, कैपिटल एस, ठीक है। तो इसका जो मीन फ्री पाथ बनेगा लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, एस, और नंबर ऑफ कोलिजन कितने हैं, एन। तो एस अपॉन एन, ये क्या बन जाएगा हमारा, मीन फ्री पाथ। ये क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ। अब देखिए मीन फ्री टाइम क्या है, सपोज करिए कि ये एन कोलिजन करने में इसको टी सेकंड का टाइम लगा, तो एक कोलिजन में यानी दो, एक के बाद दूसरी कोलिजन में कितने का टाइम लगेगा, टाउ इज इक्वल टू टी बाई एन, जहां पर टी क्या है, टोटल टाइम टेकन इन
n कोलिजन्स और n क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टाउ। और इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो कि ये टाउ क्या है, टाइम है ना, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी इसका जो फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बनेगा, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, लैम्डा, और जो एवरेज स्पीड है उसको यहां पर किससे डिनोट किया जाता है, सी से। गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज स्पीड होती है उसे किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन सी। यानी ये हमारा क्या हो गया, एवरेज मीन टाइम। तो एवरेज मीन टाइम क्या है, एवरेज टाइम इंटरवल टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। यानी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो गैस के मॉलिक्यूल एवरेज टाइम इंटरवल लेते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा मीन फ्री टाइम। तो अभी तक देखिए आप लोगों ने दो एक्सप्रेशन पढ़े। पहला किसका था, मीन फ्री पाथ का, लैम्डा का, जो क्या आया हमारा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। यानी n कोलिजन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है पार्टिकल ने, s। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस आ गई हमारी दो कोलिजन्स के बीच में। और दूसरा क्या पढ़ा आपने, टाउ, यानी मीन फ्री टाइम। और ये मीन फ्री टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है दो कोलिजन के बीच में वो कितनी है, लैम्डा, है ना। यहां पर मीन फ्री टाइम क्या है बेटा, दो कोलिजन के बीच में लगा समय, यही तो है ना। तो दो कोलिजन के बीच में कितनी दूरी ट्रेवल की गई है, मीन फ्री पाथ यानी लैम्डा के बराबर। किस स्पीड से की गई है, एवरेज स्पीड सी से। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, मीन फ्री टाइम, मीन फ्री टाइम। यानी एक तरीके से देखो तो ये टाइम पीरियड शो कर रहा है कि एक कोलिजन परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। एक कोलिजन होने के बाद जो अगली कोलिजन है उसको परफॉर्म करने में कितना टाइम लगा। तो अगर हम लोग 1 अपॉन टाउ ले लें तो ये टर्म हमें देगा क्या चीज, कैपिटल N, जिसे हम क्या कहेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं और अभी इसका एक्सप्रेशन निकालने के बाद आपको न्यूमेरिकल 2-3 में सॉल्व कराऊंगा। तो n क्या है, यहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, 1 अपॉन टाउ, यानी c बाई लैम्डा, जहां पर c क्या है, एवरेज स्पीड है गैस के मॉलिक्यूल्स की, और लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ। तो इस फॉर्मूले पर आपको सवाल मिलते हैं, आप चाहे बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दे या डिस्क्रिप्टिव टाइप दे, दोनों में न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखिए, सपोज करिए कि ये आपका मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर है d, कितना है, डायमीटर d, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, d/2। तो ये जो रेडियस हो जाएगी ये हो जाएगी d/2। अब वो मॉलिक्यूल्स जो इससे आकर के कोलाइड कर सकते हैं किसी भी दिशा से, है ना, तो आप ऐसे समझें कि एक बॉल है और इसके चारों ओर से अगर सेम उन्हीं बॉल्स को जोड़ दिया जाए, चिपका दिया जाए एक बॉल के ऊपर चारों तरफ, तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर जैसा बनेगा ना, ये इस तरीके का शेप बनेगा। अब ये वो सेम साइज की बॉल्स हैं जो इससे क्या कर सकती हैं, कोलाइड कर सकती हैं। तो यहां पर देखिए क्या किया गया, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा गया कि ये जो बॉल जो सबसे करीब आकर के इससे कोलाइड कर सकती है उसकी डायमीटर, उसका रेडियस कितना होगा, वो भी d/2 होगा। यानी अब अगर हम इन सारी बॉल्स के सेंटर को मिलाने वाला एक सरफेस खींचें तो वो सरफेस क्या बनेगा, एक स्फीयर, और वो कैसे बनेगा, इस तरीके से, ये बना वो स्फीयर। तो ये जो स्फीयर है ये बता क्या रहा है, ये स्फीयर बताता है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंटर इस स्फीयर के अंदर या इस स्फीयर के सरफेस पर लाई करेगा, वो तो इस बीच वाले मॉलिक्यूल से, हमारे इस मॉलिक्यूल से आकर के कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन परफॉर्म करेंगे। लेकिन वो मॉलिक्यूल जिसका सेंटर इस स्फीयर के अंदर या इसके सरफेस पर नहीं होगा, वो मॉलिक्यूल हमारे इस वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड नहीं कर पाएगा, इससे कोलिजन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो ये जो एक वर्चुअल स्फीयर हम लोगों ने डिफाइन किया है, जो क्या बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल इस हमारे मॉलिक्यूल से कोलिजन परफॉर्म करेगा और कौन सा कोलिजन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और सेम यही चीज आपने क्या कर रखी है, पढ़ रखी है 11th में,
उसको आप स्फीयर ऑफ इंटरेक्शन बोलते थे सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा स्फीयर आया ये क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और इसी ये जो अगर हम इसका ये पूरा क्रॉस सेक्शन ले लें, ये पूरा क्रॉस सेक्शन ले लें तो इसका एरिया कितना बनेगा, ये जो एरिया बनेगा ये एरिया कितना बनेगा हमारा पाई डी स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन का ये मतलब हुआ, कोलिजन क्रॉस सेक्शन इस बात की प्रोबेबिलिटी बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल किसी गिवन मॉलिक्यूल से आकर के कोलाइड करेगा, कोलिजन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को सेंटर पर लेकर के उसकी जो क्लोजेस्ट अप्रोच वाले मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो उसके सबसे नजदीक आ सकते हैं, ठीक है, उनके सेंटर्स को मिलाने वाला अगर हम क्या करें एक स्फीयर खींचे तो ये स्फीयर क्या कहलाता है, इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है, ठीक है। और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये बताता है कि कोई मॉलिक्यूल तभी उससे कोलिजन तक कर पाएगा जब किसी गिवन मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वो इस स्फीयर के अंदर या मिनिमम इसके सरफेस पर लाई करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग, तो यहां तक की ये बात हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए। और अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को सेंटर पर रख करके, ठीक है, और डी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस सर्कल का जो एरिया होता है यानी जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या दिखाता है, इस मॉलिक्यूल का कोलिजन क्रॉस सेक्शन दिखाता है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई डी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन है ये वो इफेक्टिव एरिया है जो इस बात की प्रोबेबिलिटी को शो करता है कि कोई मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए क्लैसियस ने मीन फ्री पाथ का जो एक्सप्रेशन निकाला उसके लिए दो एजम्पशंस लिए। क्या एजम्पशंस लिए, पहला एजम्पशन था कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स यानी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम साइज के। अब अगर देखो ये मॉलिक्यूल सेम साइज के हैं तो इससे होगा क्या, ये अगर हमारा ए मॉलिक्यूल है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, इसका डायमीटर अगर डी है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये d/2 है ना। और इससे अगर हम लोग देखें वो दो मॉलिक्यूल्स जो इसके अगल बगल, ठीक है, जो आकर के कोलाइड करेंगे उनकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी d/2, इधर की तरफ और इधर की तरफ भी ये d/2 के साथ में ये d/2, ठीक है। तो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जो हमारा क्रॉस सेक्शन बनेगा, कोलिजन क्रॉस सेक्शन बनेगा, ये कितनी रेडियस का बनेगा, d रेडियस का। ये कितने का होगा, d रेडियस का बनेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड में अगर इसकी स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है c, तो यहां से एक टक्कर में, ठीक है, या एक सेकेंड में जो टक्करें करनी है उनके लिए ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, c मीटर। अगर c मीटर पर सेकेंड की इसकी एवरेज स्पीड है तो एक सेकेंड में कितनी दूरी जाएगा, c मीटर दूरी पर जाएगा। तो पहली एजम्पशन क्या थी कि मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे, मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होने के कारण जो इसका कोलिजन क्रॉस सेक्शन बनेगा उसका रेडियस कितनी हो जाएगी, d, यानी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई डी स्क्वायर, ठीक। दूसरा क्या है, ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग। क्लैसियस ने ये जो हाइपोथेसिस ली, इसी के कारण इनका रिजल्ट जो है वो गड़बड़ाया और इसको फिर किसने करेक्ट किया, मैक्सवेल ने करेक्ट किया। क्लैसियस ने ये माना कि अगर हम ए मॉलिक्यूल को टारगेट कर रहे हैं तो यही मॉलिक्यूल चलेगा, बाकी सारे रुके हुए हैं, यानी ये बाकी स्टेशनरी मॉलिक्यूल से लड़ करके यहां पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी स्पीड ए है, सॉरी इस ए मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, सी, ये देखिए लिखा हुआ है ना कि लेट मॉलिक्यूल ए मूव्स विद एवरेज स्पीड सी, यानी जो ए मॉलिक्यूल है ये एवरेज स्पीड सी से मूव कर रहा है, किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में, एक कोलिजन के बाद दूसरी कोलिजन, ठीक है। इसके बीच में मॉलिक्यूल किससे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सक्सेसिव कोलिजन में, ठीक है। और जिस वॉल्यूम में ये है वहां पर जो कंसंट्रेशन है यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो, स्मॉल n, ठीक है। तो देखिए इस A की जो एक सेकेंड बाद पोजीशन होगी वो क्या होगी, यहां से c मीटर दूर,
यानी अगला जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, कोलिजन क्रॉस सेक्शन बनेगा, वो यहां पर आ चुका होगा, क्योंकि 1 सेकेंड में ये सी दूरी कवर कर रहा है। अब देखो ये जो पूरा ये जो सिलेंडर बन रहा है ना, ये सिलेंडर जैसे आपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखा, वैसे ये क्या है, ये सिलेंडर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसका रेडियस कितना है, d है, और लेंथ कितनी है, c। तो अब इस सिलेंडर के वॉल्यूम में, इस सिलेंडर के जिस भी मॉलिक्यूल का सेंटर इस सिलेंडर के सरफेस के अंदर या सरफेस पर पड़ेगा, वो इससे क्या करेंगे, टकरा जाएंगे, यानी वो इससे कोलाइड कर जाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि कितने 1 सेकेंड में ये कितने कोलिजन परफॉर्म करेगा। तो अगर केवल ए मॉलिक्यूल चल रहा है, बाकी सारे रुके हुए हैं, तो ये जो सिलेंडर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब से क्या करेगा, ए टकरा जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम ये निकाल लें कि इस सिलेंडर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर ज्ञात कर लें, तो हमें पता लग जाएगा कि ए ने 1 सेकेंड में कितनी कोलिजन की है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सिलेंडर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो सिलेंडर ऑफ इन्फ्लुएंस का वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम निकालें। इसका वॉल्यूम है हमारा पाई डी स्क्वायर इंटू सी। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो इसका रेडियस कितना है, डी है, और लेंथ कितनी है इसकी, सी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर सी। और यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, स्मॉल एन, तो इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इनटू स्मॉल एन। अब ये वो नंबर है जो 1 सेकेंड में इस सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन सब से ये टक्कर करेगा। ठीक है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड मेड, ये कितनी हो जाएगी, पाई डी स्क्वायर सी इंटू एन। ठीक है, ये वो नंबर है जो कोलिजन के, जो ये मॉलिक्यूल इस सिलेंडर में 1 सेकेंड में करेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई। ये क्या आ गई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ठीक है, जहां पर c क्या है, एवरेज स्पीड, और लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ। ठीक है, ये आप अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं हम लोग, और इसको इक्वेशन नंबर 2। ये भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और ये भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो हम इक्वेशन 1 और 2 से देख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या देख लेंगे कि c बाई लैम्डा ये कितना आ जाएगा हमारा, पाई डी स्क्वायर सी इंटू एन, यानी c से c कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई पाई डी स्क्वायर इंटू एन। ये है क्लासियस का एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 3। ये क्लासियस का एक्सप्रेशन है। तो ये क्लासियस का एक्सप्रेशन है किसके लिए, मीन फ्री पाथ के लिए। लेकिन इस एक्सप्रेशन में ये जो हाइपोथिकेशन ली गई थी कि केवल एक मॉलिक्यूल, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, केवल वही मूव कर रहा है, बाकी सारे स्टेशनरी है, जिसके कारण इसके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए वो क्या है, गलत आए। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को किसने सही किया, मैक्सवेल ने। उसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला जानेंगे। मैक्सवेल ने इसमें बाकी पार्टिकल्स की भी मोशन को इंक्लूड किया, और उसके बाद जो वो करेक्टेड फॉर्मूला निकला जो एक्सेप्टेबल है, वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई पाई डी स्क्वायर एन अंडर रूट 2, यानी 1 बाई रूट 2 टाइम्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, और यही क्या है, मैक्सवेल का करेक्शन, यानी मैक्सवेल का फॉर्मूला है, या मैक्सवेल एक्सप्रेशन ऑफ हमारा मीन फ्री पाथ। तो अगर आपसे पूछा जाता है मीन फ्री पाथ की वैल्यू, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सवेल इक्वेशन, ये होगी मैक्सवेल्स इक्वेशन या मैक्सवेल्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन क्या आया। अब हमें देखना है कि मीन फ्री पाथ टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों से किस तरीके से इफेक्ट होता है। तो देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है हमारा, PV इज इक्वल टू RT, किसके लिए, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में क्या करें, एवोगाड्रोस नंबर से, यानी एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू वी बाई एन इज इक्वल टू R बाई एन इंटू टी।
जहां पर ये देखिए क्या आ जाएगा, n अपॉन वी क्या है, n अपॉन वी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, यानी v बाई n क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्मॉल n, जो अभी हम लोगों ने यूज किया है। तो p इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई स्मॉल n, ठीक है। और r अपॉन n यानी गैस कांस्टेंट को जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या मिलता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको kb लिखा जाता है इनटू t, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में हमें अगर n की वैल्यू, देखो पाई और d को तो छेड़ नहीं सकते, n की वैल्यू को अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में लिख दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहां से देखिए 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई n इज इक्वल टू आ जाएगा kb t अपॉन p। अब यही वैल्यू उठा करके इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दें, यहां से 1 बाई n की वैल्यू उठा करके 4 में अगर रख दें तो देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, लैम्डा बराबर हो जाएगा 1 बाई n की वैल्यू हो जाएगी kb t अपॉन p इंटू पाई डी स्क्वायर अंडर रूट 2। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन, किसमें, प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म में। और कांस्टेंट क्या यूज किया गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या यूज किया गया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां से देखो एक चीज समझ में आई कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। लैम्डा क्या होता है, गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा क्या है, मीन फ्री पाथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ में, प्रेशर के साथ, ठीक है ना। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे फ्री स्पेस कम होगा और मीन फ्री पाथ छोटा होता जाएगा, यानी दो टक्करों के बीच में चलने वाली जो एवरेज डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम होगी। टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगी, जिसके कारण मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन, जो कि आपसे खूब पूछा जाता है। अब देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए यहां हमारा जो पहला एग्जांपल है, इसमें हमें दिया गया है कि डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल d ऑफ N2 है ना, नाइट्रोजन, पूरा मैंने इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है, केवल वैल्यूज लिख दिए कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो 3.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम है वो कितने हैं, 2.69 इंटू 10⁻25 पर मीटर क्यूब। तो हमें क्या फाइंड करना है, मीन फ्री पाथ किसके लिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है हमारा, अब यहां पर देखो हमें कौन सा, हमें n भी पता है, d भी पता है और पाई की वैल्यू पता है। तो हम लोग अपना बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाई डी स्क्वायर n अंडर रूट 2। तो इसमें सबकी वैल्यू अगर आप रख दें, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर यानी 3.2 का स्क्वायर, 3.2 इंटू 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻20 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, इंटू n, ये हो जाएगा हमारा 2.69 इंटू 10⁻25 इंटू 1.44 1/√2 की वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई हमारी है, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 8.175 इंटू 10⁻⁻8 मीटर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत एकदम बेसिक ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब यहीं पर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताइए इसका, इस मॉलिक्यूल के लिए आपका जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पाई डी, वो ए की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, पाई डी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वॉल्यूम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज थी मीन फ्री पाथ के ऊपर। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं मीन फ्री पाथ के, वो क्या होते हैं, हमारे एकदम बेसिक फॉर्मूला पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर आपको n नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, यहां पर n अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू या तो दी रहेगी या तो आप अपने ज्ञान से जो है याद करके लिखिए। तब वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रख के हम लोग निकाल सकते हैं kb t अपॉन p वाले फॉर्मूले से, कि kt अपॉन p पाई डी स्क्वायर अंडर रूट 2। तो अगर n की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम लोग n की वैल्यू कहां से, टेम्परेचर और प्रेशर वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। नहीं तो फिर हमें एवोगाड्रोस नंबर का सहारा लेना पड़ता है, वो भी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन
विस्कोसिटी पढ़ाने के बाद उसमें कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें एक साथ सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इस पर जो आने वाले एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताए और भी एग्जाम्पल्स जा सकते हैं, लेकिन उससे लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन और उसका एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बाकी सारी चीज़ें भी आप समझ रहे होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना की, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।